वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। इसमें हमने सीरीज शुरू की हुई है पावर क्वालिटी के मुतालिक, और पावर क्वालिटी के जो कुछ लेक्चर अगर आपने देखे हों तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अब आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी एक फील्ड का पार्ट है जिसके मुतालिक आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ख़ास तौर पे जब आप मुल्क से बाहर कोई इंटरव्यू दे रहे हों, मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। पावर क्वालिटी की अहमियत इसलिए बहुत बढ़ गई है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब से ज़्यादा इस्तेमाल रीन्यूएबल एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, या आप कह लें कि विंड पावर या सोलर एनर्जी, इन चीज़ों के इस्तेमाल से पावर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। सवाल ये है कि इन चीज़ों से क्यों ख़राब हो रही है। इन चीज़ों के जहाँ फ़ायदे हैं, इसको कहने को तो क्लीन एनर्जी कह रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर बिजली के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी क्लीन एनर्जी नहीं है, बल्कि ये पावर क्वालिटी का के तरफ बहुत बड़ी इसकी वजह से ख़राबी आ रही है। इसकी वजह DER या सोलर एनर्जी या विंड पावर नहीं है इलेक्ट्रिकल टर्म में, बल्कि इनके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इनका वोल्टेज कंट्रोल, इनके कन्वर्जन DC टू AC, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इस सब के अंदर पावर फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इन सब के अंदर इन सब को हासिल करने के लिए कह सकते हैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस या सिस्टम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं, वही मेन कॉज या रूट कॉज हैं फॉर दी डिटोरेशन और डिग्रेडेशन ऑफ पावर क्वालिटी। और पावर क्वालिटी की जब बात करते हैं तो बात फिर वही है कि वोल्टेज में ख़राबी, उसकी वजह से करंट में ख़राबी, हार्मोनिक्स का बनना, और फिर उसके आगे और अगर रूट कॉज की तरफ बढ़ें तो फिर आपको पता है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो AC DC DC AC कन्वर्टर लगे हैं वो एक मेन कॉज है। अब आप खुद देखें कि जो ये अलाउ किया है पाकिस्तान में, जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी क्वालिटी कंट्रोल कोई भी नहीं है, जो चाहे जो ऐसी मोटर बना ले, जैसा जनरेटर बना ले, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस बना ले। अगर आप चीज़ लेने जाएं UPS या DC AC कन्वर्टर, तो पता चलेगा कि 15,000 से जनाब 2-3 लाख तक प्राइस वेरिएशन है फॉर द सेम वैल्यू। तो यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो हो क्या रहा है, जो हमने ये ऑन ग्रिड पाकिस्तान में अलाउ किया है, तो ये पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, क्योंकि हमारे सबके घरों में जो सोलर पैनल लगे हैं, उसके साथ जो इन्वर्टर लगे हैं, वो जो भी वो दावे करें, लेकिन वो उस उतनी हाई क्वालिटी के नहीं हैं। एक्सेप्ट फ्यू हो सकते हैं, 1-8%, लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है और जो हमारा ट्रेडर्स का एक माशाल्लाह बड़ी ईमानदारी का तरीक़ाकार है, हर बात में कसम खा के बेचना, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस क्वालिटी की चीज़ें बन रही हैं और वो किस कदर PQ में ख़राबी पैदा कर रही हैं। यानी कि ये टॉपिक जब इंटरनेशनली आप देखें तो दुनिया भर में तो बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं, ख़ासतौर पर फर्स्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यूरोप हो गया और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका। तो आखिर वहाँ क्यों इतना मसला और इस चीज़ को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जबकि वहाँ तो हर चीज़ बहुत उम्दा बनती है ना। इसका मतलब है कि जो बहुत ही आला क्वालिटी की चीज़ बन रही है, वो उसकी वजह से भी डिग्रेडेशन इन पावर सप्लाई पैरामीटर्स है। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि जब जहाँ पर रेगुलेशन बड़े सख्त हैं मैन्युफैक्चरिंग के, स्टैंडर्ड के, टेस्टिंग के, वहाँ पर जब ये चीज़ इतनी सीरियसली ली जा रही है, तो हमारे मुल्क में
कितनी खराबी पैदा हो रही होगी, जो कि हम उसको नोटिस भी नहीं ले रहे। बहरहाल टॉपिक इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको सिर्फ जॉब यहाँ तो नहीं करनी, क्या पता कब जाना पड़ जाए, कहाँ पर जाना हो, और अच्छी बात है। तो आपको ही मालूम होना चाहिए कि पावर क्वालिटी के एक बड़ा कॉज DER है, अल्टरनेटिव एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, और इसकी डेप्थ में जाएं तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा इंटरव्यू में उसी वक्त के। मेरा मतलब ये है कि जो उसके लिए कंट्रोल सिस्टम सारे हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं, और जहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आए तो आप समझ लें 100% जो है उसके अंदर कोई ना कोई थोड़ी बहुत पॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में होना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये सवाल का इसमें जवाब भी है कि आखिर मैंने क्यों ये बताया है कि DER की वजह से पावर क्वालिटी ख़राब होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये फिर हर मेरी लेक्चर में आप देखेंगे तकरीबन मैंने बहुत सी चीज़ें रिपीट की हैं या दूसरे तीसरे तरीके से बयान की हैं, डिफरेंट मुल्कों के हवाले से, डिफरेंट स्टैंडर्ड के हवाले से इसलिए रिपीटिशन भी है। और पावर क्वालिटी को बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ भी ख़ास बात नहीं है। जो आप जब से आपने होश संभाला है, आप वोल्टेज वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज हाई, घर में फ्लक्चुएशन, चीज़ों का तबाह होना देख ही रहे हैं ना। हर आम आदमी को पूछ लो, आपको दो चार अल्फाज बता देगा कि हाँ मेरे घर में हाई वोल्टेज है, मेरे घर में लो वोल्टेज है, मेरे यहाँ फ्लिकरिंग है, मेरे में वेरी फ्लक्चुएशन है, मेरे में यार बड़ा वोल्टेज है, सुबह हाई हो जाता है, रात में जो जब चलाओ रात में लाइटें वाइटें तो बहुत ही कम हो जाता है। ये सब क्या है? यही तो पावर क्वालिटी है। तो इसलिए टॉपिक बहुत आसान है, और जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हम उसको समझते हैं कि पावर क्वालिटी पे सेमिनार और वर्कशॉप इस तरह किए जाते हैं जैसे कि बहुत ज़बरदस्त मुश्किल चीज़ है। कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। सबसे मुश्किल चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल पावर में वो प्रोटेक्शन सिस्टम है। उसको समझ लिया गया है कि आम चीज़ है, और जो पावर क्वालिटी को समझ लिया गया है कि उफ हो माशाल्लाह बहुत माहिर आप आदमी हो गए कि पावर क्वालिटी के मुतालिक आप बता रहे हैं। ये हमारे अलमिया है, जिसलिए कि हमारे इंजीनियर बाहर जाके फेल होते हैं कि वो आसान चीज़ को मुश्किल और मुश्किल चीज़ को आसान समझते हैं। इसमें कसूर हमारे असातिज़ा का है, हम लोगों का है कि हम लोगों को इस तरह से पेश करते हैं कि यार ये बहुत तीर हमने मार लिया, और जो बहुत मुश्किल काम है उसको हम अहमियत नहीं देते क्योंकि हमें वो खुद नहीं आता। तो हम कहते हैं यार बच्चे को डिस्करेज करो, यार छोड़ यार वो डिस्टेंस रिले वगैरह, अरे यार वो छोड़ना, अभी तो पावर क्वालिटी के का ज़माना है। ज़माना क्या है, बचपन से ख़राबी है भाई, ख़राबी होती चली जा रही है और यहाँ ख़राबी रहेगी। इसीलिए कि पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के जो तरीके हमने बताए हैं, जो लोगों ने बताए हैं, उस तरीके पे अमल हमने, यानी मैं एज ए टीचर, आप स्टूडेंट, या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को थोड़ी अमल करना है। ये तो अमल करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड मेंटेन करके उनको इम्प्लीमेंट कराना है कि चीज़ें सही बने। तो कागज़ के तौर पे तो बहुत सोल्यूशन है, कागज़ ही ठीक है, मैं भी कागज़ पे ही बता रहा हूँ ना। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ पाकिस्तान में बन रही है जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक हो? बड़े ग्रेड को छोड़ें, वो तो सब बाहर से आता है ना, मजबूरी है। लेकिन क्या कोई आपको नज़र आता है कि मार्केट में जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आप समझते हैं कि ये IEEE IEC या किसी भी स्टैंडर्ड पे, पाकिस्तान में तो स्टैंडर्ड ही नहीं है ना इसके, क्या उस पर पूरी उतरती है? तो नहीं उतरती ना। तो इसलिए ये मालूमात की हद तक है, और ये आसान टॉपिक है। बताने का मकसद ये है कि जो पावर क्वालिटी की बात करें तो उससे दूसरे सवाल पूछ लिया करें यार, कि वो ज़रा बताना रोटर यार पे ग्राउंड फॉल्ट आ जाए तो यार कैसे एनालाइज करें उसको, कि कहाँ पर होगा। तो ये सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि लोग जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, और जो मुश्किल आइटम है पावर सिस्टम के, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है, पावर फॉल्ट कैलकुलेशन है, उनको जो है ख़ास अहमियत नहीं दे रहे क्योंकि मुश्किल टॉपिक हैं, वेक्टर्स हैं, कैलकुलस है। तो वो हमारे नए बच्चे जो बहुत काबिल भी हों तो उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि सीनियर लोग आमतौर पर ये बातें बताते नहीं हैं क्योंकि वो जो है वो मुश्किल चीज़ें भूल चुके हैं और आसान चीज़ों पे लगे हुए हैं, और उस पर खूब लेक्चर बना रहे हैं और लोगों से उसी किस्म की सवाल कर रहे हैं। तो सीनियर लोगों को निपटने के लिए और इंटरव्यू में जवाब देने के लिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वरना आप देखें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
आप देखें इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो मैं हर स्लाइड में भी बताता हूँ, दिखाता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता। इस वाले लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि हर एक का ग्राफ अच्छी तरह से बनाऊं। ज़्यादा हेल्प मैंने आसिया ब्राउन बावरी की जो है लिटरेचर वहाँ से लिया है, ABB जिसका नाम है, मशहूर कंपनी है। इन बड़ी कंपनियों की खूबी है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को पढ़ाते हैं और लिटरेचर बनाते हैं और नेट पे डालते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। देखो उसी ग्राफ को मैंने बड़ा करके बना दिया, आप इनको रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैंने रेफरेंस भी दे दिया और प्योरली पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ये आइटम। ये देखो हार्मोनिक्स, मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा ग्राफ मिल गया तो मैंने डाल दिया। आई एम टेकिंग दिस ग्राफ फ्रॉम अदर साइट्स, क्योंकि यार मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है और बड़ा मुश्किल भी है, मेरे पास इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं हर तरह की ग्राफ खुद बनाऊं और बहुत टाइम ज़ाया होता है, तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, ये मजबूरी है मेरी। तो इसमें कुछ करेक्शन है, मैं कर दूंगा छोटा मोटा। आगे चलते हैं। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स का इफेक्ट आपको मैंने पहले बताया। हार्मोनिक्स के ऊपर मेरे 15-20 लेक्चर्स हैं, उनमें देखें वो किस तरह पावर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। और हाँ, याद रखें कि वोल्टेज इज़ द सोर्स, मेन सोर्स। वोल्टेज ख़राब होता है, जब वोल्टेज ख़राब, वोल्टेज यानी कि इम्पेयर्ड वोल्टेज, यानी कि उसके अंदर हार्मोनिक्स हैं, वो वोल्टेज किसी भी इक्विपमेंट से पास होता है। लीनियर इक्विपमेंट जो है इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर बहने वाला, फ्लो होने वाला करंट भी हार्मोनिक्स उसके अंदर भी पैदा हो जाते हैं। हर हार्मोनिक्स के हिसाब से उसका ही हार्मोनिक्स का करंट डेवलप होता है, तो दोनों चीज़ें इम्पेयर होती हैं। और फिर मैंने इसके, आप अगर लिटरेचर और पढ़ें, इनके इफ़ेक्ट कितने ख़राब हैं, इनकी वजह से कोर लॉसेस ज़्यादा, इनकी वजह से इफ़िशेंसी कम, इनकी वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट और वाइब्रेशंस और पता नहीं क्या क्या इनकी वजह से चीज़ें पैदा होती हैं, तो ये सब तो इम्पेयरमेंट है। ये देखो, ये उसी को मैंने फंडामेंटल के साथ बना दिया। और देखें आपके स्क्वायर वेव्स, अब ये देखें स्क्वायर वेव्स वगैरह जो है ना, ये जब रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है तो स्क्वायर वेव ही तो बनती है। जितने ज़्यादा आप सेट ऑफ थायरिस्टर या डायोड इस्तेमाल करेंगे उतना ही वेव फॉर्म स्मूथ होती चली जाती है। तो अगर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, उसके हिसाब से वो महंगी भी चीज़ हो जाएगी। और जो है वो, और आपके पंखों में सब में देखें यूपीएस पे चलते हैं तो हमिंग की आवाज़ तेज़ तेज़ आती है। क्या मतलब है कि वो साइन वेव बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर दूसरी वेव्स हैं और तकरीबन वो स्क्वायर वेव है। अब ये जो हर घर में जो सोलर पैनल लग रहे हैं, हर घर में जो यूपीएस लगे हैं, और ये जो ऑन ग्रिड हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आप मत समझे कि बाहर से हर चीज़ अच्छी आती है। कोई सोच रहा होगा कि ये तो सर बता रहे हैं हमने तो जर्मनी से मंगाया है, अरे हमने तो चाइना से मंगाया, अरे हमने तो वहाँ से मंगाया। अरे भाई, हर मुल्क में आपकी स्पेस के हिसाब से वो भी देखते हैं किस मुल्क में जा रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के सरमायाकार कैसे हैं, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे हैं, वहाँ के इंजीनियर कैसे हैं। अगर वो समझते हैं कि वहाँ पर किसी और अनफेयर मीन से काम चलता है तो वहाँ पर ख़राब चीज़ें देते हैं। बड़ी सी बड़ी कंपनी ये करती है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत जो तजुर्बाकार लोग हैं सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बात होती है ना कि यार वो बाहर बाहर क्या चीज़ होता है, यहाँ तक होता है कि कोई चीज़ ख़राब क्वालिटी की अच्छे मुल्क में इंपोर्ट करके फिर ही एक्सपोर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि कसम खा के हमने तो दुबई से मंगाई है। वो पाकिस्तान में बन रही होती है, कहाँ पर, कहीं पर भी, कहीं पर भी बन सकती है। वो गुजरांवाला में बन सकती है, लालू खेत में बन सकती है, कहीं पे भी बन सकती है। वो कहीं पेशावर में बन सकती है और वो जाएगी दुबई, दुबई से वापस आएगी। तो ये जो बातें हैं ना, ये सब छोड़ दें। हमें एज इंजीनियर आना चाहिए, बाहर से आने वाले पे नहीं। हमें आना चाहिए कि हमें ये जो कर बने हुए हैं इसके मुताबिक उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। मेरा लेक्चर नंबर 3 जो देखें कि मेजरमेंट के मेथड, उस पर इक्विपमेंट को पूरा उतरना चाहिए। किस किस यूटिलिटी में ये पावर एनालाइज़र और पावर के वो वाले इक्विपमेंट मौजूद हैं पाकिस्तान में। अगर किसी के पास हो तो बताया तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा यहाँ पर लेक्चर में। मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कहीं पर भी कोई इस पे काम हो रहा है, या हाँ पेपर लिख रहे होंगे टीचर, पेपर की बात अलग है। पेपर तो अगर इक्विपमेंट नहीं है तो पेपर भी मशकूक है ना, इक्विपमेंट नहीं है तो पेपर कहाँ से आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम जब लेक्चर भी बनाते हैं तो हम इसको अपना कोई रिसर्च पेपर तो नहीं कहते ना, हम तो कहीं से मैटर लेकर के और अपनी नॉलेज को और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आपको समझाते हैं, ना कि हम कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं।
ये देखिए, ये मैंने हाई वोल्टेज वोल्टेज सोयल एक चीज़ है, ये मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया कि देखें एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया, बस फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। ये देखो, वोल्टेज सोयल हाई वोल्टेज मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया, इसीलिए लिया कि वहाँ पर डिफरेंट डिफिनेशन, डिफरेंट लिमिट्स, डिफरेंट एक्यूरेसीज मौजूद होती हैं, तो आप इनको रोक रोक के देख सकते हैं। ये देखो, सैग डिप है ना बीच में, देखें कम हो गया ना, इसको सैग भी कहते हैं, डिप भी कहते हैं, लो भी कहते हैं। फ्लक्चुएशन जो है सिस्टमेटिक और सीरीज ऑफ रैंडम वोल्टेज वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 90% टू 110% पर यूनिट लिख दिया, या परसेंटेज मैंने जानबूझ के कहा ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसका मतलब क्या है। अब आइए, सस्टेन्ड इंटरप्शन क्या होता है। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज बिकम ज़ीरो फॉर ए पीरियड इन एक्सेस ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा अगर ज़ीरो हो जाए, जैसे आपके घर में कभी कभी आप देखते हैं ना कि बिजली जाती है और फिर कहते हैं कि फ़ौरन आ गई यार, तो वो चेंज ओवर कर रहे होते हैं। मैंने खुद किए हैं ये ऑपरेशंस, यानी मैंने खुद का मतलब मैंने खुद किए हैं अपने हाथ से, स्विचेस को सब स्टेशन में जो लगे होते हैं 11 kV के, और उसमें ज़ाहिर है 1 मिनट कभी 2 मिनट का टाइम आ जाता है, और हम उसको कहते हैं ना इंटरप्शन आया था यार, बिजली में इंटरप्शन आया था, तो वो 1 या 2 मिनट या 1.5 मिनट, 3 मिनट, तो इस तरह के जो होते हैं ना, हम कहते हैं इंटरप्शन आया, वोल्टेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, आ गया, वो आमतौर पे ऑपरेशन का रिजल्ट होते हैं, किसी न किसी ऑपरेशन का रिजल्ट होते हैं। ऑपरेशन का मतलब सिस्टम ऑपरेशन। जो लोग लोड डिस्पैच सेंटर में या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं शिफ्ट इंजीनियर के तौर पे, उनको इसका रीज़न भी पता है और वो खुद भी इस चीज़ को करते हैं। शार्ट ड्यूरेशन वोल्टेज। अब देखें, वेरिएशन इन वोल्टेज आकर्स व्हेन वोल्टेज आरएमएस वैल्यू डेविएट्स फ्रॉम ड्यूरेशन लेस देन 1 मिनट, उसको कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी हमने बताया ना, इंटरप्शंस, वो जो है कंसेक्यूटिव वेरिएशंस, फिर 1 मिनट से ज़्यादा के, फिर अब हम आपको बता रहे हैं कि ये 1 मिनट से कम का अगर है तो ये क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। Interruption for a period less than 1 minute when supply voltage or load or current decreases to less than 0.1%, ठीक है, 10% से कम हो जाए। ये देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन, मोर देन 1 मिनट लिखा हुआ है, मोर देन 1 मिनट, बाकी क्वांटिटी वही है, लेस देन 90%। सडन नॉन पावर फ्रीक्वेंसी चेंज, ये नॉन पावर फ्रीक्वेंसी है, देखें ये जब फॉल्ट आते हैं ना, तो आपने इस किस्म के ग्राफ देखे होंगे, फॉल्ट आता है उसकी वजह से जो फॉल्ट करंट होता है उसका जो ग्राफ्स होते हैं वो देखें आप, वो कभी भी साइनसॉइडल नहीं होते, बल्कि उसमें एक डीसी का कंपोनेंट भी आता है, तो इस तरह के ग्राफ, ये इसको कहते हैं ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट्स। वोल्टेज अनबैलेंस, आपको पता ही है कि अनबैलेंस वोल्टेज भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ रीजंस होते हैं इसके, ओपन सर्किट भी हो सकता है, न्यूट्रल भी कभी वो हो लूज हो जाए वो हो सकता है, न्यूट्रल गायब हो जाए वो हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस आ जाए बहुत ज़्यादा कहीं पर, इसी तरह फॉल्ट का रेजिस्टेंस चेंज होता है, और ट्रांजिएंट फॉल्ट होते हैं, तो सब में वोल्टेज अनबैलेंस का मामला होता है। ख़ासतौर पे जो सिस्टम पे फॉल्ट होते हैं उसमें आपको पता है ना कि 3 फेज़ के अलावा, फॉल्ट के अलावा बाकी सब अनबैलेंस वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो गई, और जितनी देर ये कंडीशन रहेगी उसको भी हम कहेंगे कि पावर क्वालिटी ख़राब है। नॉचिंग जो है ना, नॉचिंग इन वेव फॉर्म occurs when current commutates from one phase to another, therefore it causes a specific voltage disturbance. For example, notching is commutation of SCR in DC drive। अब देखें, जब आप AC DC की बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे वो कंटिन्यूस नहीं होती, तो वो जो बीच में जो एक कम्यूटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, जो एक स्पाइक आता है, उसको कहते हैं नॉचिंग। ये ख़ासतौर पे जो जितने भी आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनका जो ऑपरेशन है उसमें इस तरह के एक स्पाइक आती है, और उसको कहते हैं हम नॉचिंग। तो ये देखें, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया, लेक्चर लंबा इसलिए किया कि फिर वही बात कि बहुत आसान टॉपिक है, इसको महंगा करके बेचा जाता है, तो आप इसके महंगा करके बेचने के चक्कर में मत आएँ। सबसे मुश्किल आइटम जो है ना, वो जनरेशन और ट्रांसमिशन
और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोटेक्शन सिस्टम है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड, और बहुत कम पढ़ाया जाता है हमारे। जब हम लोग बीई करते हैं, बीएस करते हैं इंजीनियरिंग में, तो बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, यानी कि मैं तो समझता हूँ कि 0.0001% भी नहीं पढ़ाया जाता, सिवाय एक वर्क करंट रिले के और थोड़ा सा डिस्टेंस रिले का प्रिंसिपल बता दिया, डिफरेंशियल रिले का मर्स प्राइस बता दिया। हालांकि पढ़ा सकते हैं, बहुत से टीचर हैं उनको मालूम है, लेकिन वो उसको भी नहीं पढ़ाते, और बहुत ही आसान चीज़ें उसमें से लेकर के 2-4 आइटम बता दिए जाते हैं। हमने भी वही पढ़ा, और हम मुझे पता है कि अभी भी उतना ही पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है इस मामले में। हालांकि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मेजर फील्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे पीक्यू या पावर क्वालिटी बहुत ही कहना चाहिए कि एक लो लो नॉलेज रिक्वायरमेंट है इसकी। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर चाहिए, जबकि सिस्टम की बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है जब आप प्रोटेक्शन करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, सेटिंग करते हैं।